दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड में जो भी एग्जाम आपके होने वाले हैं या आपके हुए हैं, उनमें कम से कम 20 या 40 प्रश्नों में उत्तराखंड के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 20 to 40% आपके पास जो चांसेस हैं उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के, तब चाहे वो ग्रुप सी का एग्जाम हो या पीसीएस का, उसमें आपको उत्तराखंड का नॉलेज मस्ट चाहिए। अगर आप उत्तराखंड को हटा दें तो समझिए तो आपका सिलेक्शन वहां से पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो उत्तराखंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज को दोस्तों हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और जैसा कि रिसेंटली 28 अक्टूबर का अभी पेपर हुआ है, उसमें भी हमने देखा कि उत्तराखंड में बहुत अंदर तक जाकर और आयोग भी बहुत अच्छे प्रश्न जो आज तक नहीं पूछे गए और काफ़ी डीप स्टडी करने के बाद ही जो प्रश्न के आंसर आपको आ सकते हैं, ऐसे कुछ प्रश्नों का प्रारूप लेकर आया था। तो दोस्तों, इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम एक और नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम आपसे बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास की। उत्तराखंड में इतिहास में क्या कुछ हुआ है उसको डीप में अध्ययन करके आप लोगों के सामने लेके आए हैं। मेरा नाम है अंकित और आप मुझे देख पा रहे हैं क्रिएटिव एजुकेशन के माध्यम से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों कि हमारे सामने उत्तराखंड या किसी भी जगह का कोई इतिहास होता है, उसको जानने के लिए हम दो तरह का सहारा लेते हैं। एक पहला तरीका है कि हम वहाँ के साहित्य, उस समय के साहित्य, उस समय की कोई बुक लिखी हुई है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लें। उनमें जैसा भी वर्णन मिलेगा उस समय की बातों का स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ उस समय रहा होगा। दूसरी ओर हम बात करेंगे कि वहाँ स्थित जो भी भौगोलिक स्थितियाँ रही, ठीक है, उसके साथ हमारे स्मारक रहे, वहाँ के सिक्के हमें मिलते हैं, मृदु भांड या इस टाइप के जो भी हमें स्मारक मिलते हैं भौगोलिक स्थिति को लेकर, इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ का इतिहास क्या रहा होगा या पहले के वहाँ पर लोग क्या कुछ करते होंगे। इतिहास जो है मानवीय सभ्यता की जो भी हमारी सामग्री है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या कुछ सामग्री हमें वहां से मिल रही है। इन आधारों पर हमने इतिहास को दो भागों में बांटा है, जिसे हम कहेंगे कि इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके साहित्यिक स्रोतों की ओर बढ़ना होगा, जबकि दूसरी ओर हमें बात करनी होगी पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो ऐसा होता है किसी भी क्षेत्र में पहले के समय क्या कुछ पुस्तकें लिखी गई है ना, उन पुस्तकों में किस प्रकार का वर्णन है, इसे हम जान सकेंगे। बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो इतिहास है, इस इतिहास में मैक्सिमम जो हमें ग्रंथ मिले हैं संस्कृत या पाली में मिले हैं। कुछ हमारे विदेशी स्रोत भी हैं, जो विदेशी लोग हमारे देश में आए, उत्तराखंड में विशेषतः आए और उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी। तो इस प्रकार भारतीय साहित्य और विदेशी भाषाओं में और संस्कृत और पाली में हमारे पास उपलब्ध हैं कुछ ग्रंथ, कुछ पुस्तकें। जैसे हम कह सकते हैं हर्षचरित, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम और द वैली ऑफ फ्लावर्स, इस प्रकार की कुछ बुक्स हमारे पास हैं जो हमें बताएंगे कि पहले क्या कुछ यहाँ पर हुआ था। अब इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं कि साहित्यिक स्रोतों के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहली बात हमारी बात आएगी साहित्यिक स्रोतों के बारे में। इसमें हमारा पहला आएगा धार्मिक साहित्य, यानी हमारे धर्म में जो धार्मिक पुस्तकें हैं उन साहित्यों में उत्तराखंड के बारे में क्या कुछ मिलता है। दूसरा है हमारा धर्म निरपेक्ष साहित्य। इसका मतलब है कोई लेखक या कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से समाज की विशेषताओं, समाज में चल रही समाज के में जो परिस्थितियां हैं उनको दर्शाया है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आएगा कि विदेशियों द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमारे पास ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में हमारे पास सरस्वती नदी का वर्णन है, जो कि फिलहाल अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। तो इसका वर्णन भी हमें ऋग्वेद से ही मिला है, जो कि सबसे प्राचीनतम धार्मिक साहित्य है, और उसके आधार पर हमने उत्तराखंड के इतिहास की बात की। इसके बाद बात कर लेते हैं शतपथ ब्राह्मण जो है हमारा है। शतपथ ब्राह्मण जो है, इसमें हमारे खस, किरात, कुलिंद ऐसी जातियों का वर्णन किया गया है। क्योंकि ये जो हमारा साहित्य है या उत्तर वैदिक काल का है, तो ये भी हमारे लिए आवश्यक है और हमारे लिए इंफॉर्मेशन जुटाने में सहायता प्रदान करता है।
अब इसके बाद बात की जाए तो स्कंद पुराण के दो भाग कहे जाते थे, पहला केदार खंड और दूसरा मानस खंड के रूप में इसका परिचय हुआ। लेकिन क्योंकि ये एक साहित्यिक स्रोत था और इस आधार पर हर व्यक्ति ने इसकी ओर इतना रिसर्च नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद में पता लगा कि ये पंवार वंश और चंद वंशों के समय लिखे गए कुछ पुस्तकें हैं। तो ये स्कंद पुराण की न होकर पंवार वंश और चंद वंश द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, जिनका नाम क्रमशः केदारखंड और मानस खंड है। और इसके बारे में जानकारी मिलती है गढ़वाल क्षेत्र की और कुमाऊं क्षेत्र की। आपने कई बार सुना होगा और पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि बौद्ध साहित्यों की अगर बात करें, वहां पर हमारे पास उत्तराखंड क्षेत्र को हिमवंत नाम से पुकारा गया है। तो इस प्रकार बौद्ध साहित्यों में भी हमको मिलता है काफी कुछ अपने उत्तराखंड के बारे में जानने को। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा, यानी धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इसमें पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में, जो कि 5वीं सदी के आसपास की हमारा साहित्य है, उसमें पूर्वी हिमालय जनपद का वर्णन किया है, उसका उल्लेख किया है। उसके बाद बात कर लेते हैं कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम की, और दूसरी ओर बात कर लेते हैं मेघदूत की। इन दोनों में ही उत्तराखंड का वर्णन किया गया है, दोनों ही कालिदास द्वारा रचित हैं। एक और हमारा है रास तरंगिणी, जिसमें कि 1148 में केदारमंडल और स्त्री देश पर हुए ललितादित्य के आक्रमणों का वर्णन मिलता है। ये सभी जो हमारे हैं, सारे के सारे ग्रंथ हमारे धर्मनिरपेक्ष साहित्य में के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं विदेशियों द्वारा लिखित कुछ बुक्स के बारे में। पहले उत्तराखंड में बहुत सारे विदेशी आए, जिन्होंने अपनी यात्राएं उत्तराखंड में की और इन यात्राओं का वृत्तांत विदेशी भाषाओं में लिखा है। इसके बाद दोस्तों, मुगल काल में भी उत्तराखंड में बहुत सारे यात्री आए। ये अपने अपने समय में एक के बाद एक आए और इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा। क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मनुची, जिन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत जो है 1652 से 1708 के आसपास, फ्रैंक बर्नियर जिन्होंने 1770 में, और इसके बाद मूरक्राफ्ट ने 1820 में अपनी यात्रा का वृत्तांत दिया, जिससे भी हम उत्तराखंड के इतिहास का पता कर सकते हैं। ये तो रहे हमारे साहित्यिक स्रोत। इसके बाद बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। इसका मतलब हुआ कि जो भी हमें वहां से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, या कोई शिलाएं, अभिलेख, या कोई स्मृति, मृदुभांड, इस प्रकार की कोई भी सामग्री मिली है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस ओर की अगर बात की जाए, जैसा कि बहुत सारे इतिहासकार हैं, उनको जैसे जैसे कोई सामान मिलता रहा, कोई सामग्री मिलती रही, उन्हें कोई भी सामग्री मिलती रही, उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये वस्तु या ये सामान ये आखिर कितने वर्षों पुराना है। उस आधार पर हमने अंदाजा लगाया कि इतने 100 साल पहले, इतने 100 वर्ष पहले जो लोग रहे होंगे, इस प्रकार की वस्तुओं, मुद्राओं या भवनों का निर्माण कर उनमें रहते थे। तो पुरातात्विक स्रोतों को हमने 3 और भागों में बांटा है, जिसे पहला हमारा है प्रागैतिहासिक सामग्री, दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक सामग्री, और तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं ऐतिहासिक काल की सामग्री। ऐतिहासिक काल की सामग्री को भी हम फर्दर डिवाइड करना चाहें तो इसमें हमारे पुराभिलेख, जैसे कि अशोक के शिलालेख इत्यादि हैं। मुद्राएं, जो भी मुद्राएं हम इसके अंडर में पढ़ते हैं, कुछ स्मारक, इसके बाद समकालीन आकृतियां, कहीं से पीतल की, तांबे की या मिट्टी की कुछ आकृतियां, मानव की आकृति, पशुओं की आकृतियां मिलती हैं। इनके माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं कि आखिर कितने वर्ष पुरानी ये वस्तुएं हैं। इसके बाद कोई शासनादेश या लेख आया है, इसके माध्यम से भी हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा इतिहास कैसा रहा होगा। तो चलिए एक एक करके इसे भी शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का सेकंड पार्ट जो है अगली वीडियो में आएगा, जिसमें हम बात करेंगे इससे आगे की। तो आप वेट कीजिए इंट्रोडक्शन नंबर 2 वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें।